नमस्कार। कपालभाति प्राणायाम के बारे में आज हम जानेंगे और ज़्यादा विस्तार से। कपालभाति प्राणायाम किस तरीके से करना चाहिए, कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, ये सारी जानकारी आज इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। सबसे पहले तो कपालभाति करने के लिए आप बैठें कैसे। या तो आप इस तरह से बैठ सकते हैं या फिर आप बैठ सकते हैं इस तरह से सुखासन में, या फिर आप अगर बैठ सकते हैं तो पूरी तरह से पद्मासन लगाकर पद्मासन में बैठें। सुखासन, सिद्धासन या पद्मासन किसी भी तरीके से आप बैठ सकते हैं। दूसरी बात, आप मुद्रा कौन सी लगाएंगे, तो जिस तरह से आपके शरीर की ज़रूरत है। अगर जल की कमी है तो जल मुद्रा लगाएंगे, वायु मुद्रा लगाएंगे अगर आपके शरीर में कोई भी वायु विकार है, या फिर आप सिंपल ध्यान मुद्रा लगाकर बैठेंगे। अभी जब आप कपालभाति प्राणायाम कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप सही प्राणायाम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो वो कैसे पता लगेगा, तो एक हाथ आपका आप रखेंगे आपकी नाभि के ऊपर और दूसरा हाथ आपका रखेंगे आप नासिका के नीचे, नाक के नीचे, और फिर सांस लेंगे, सांस बाहर छोड़ेंगे, पेट को अंदर धकेलेंगे। जब आपका पेट अंदर जा रहा है तब आपकी सांस आपको यहाँ अपनी उंगलियों पर नाक से बाहर आते हुए महसूस होनी चाहिए, इस तरह से। और 1 सेकंड में सिर्फ एक स्ट्रोक। ऐसे नहीं कि आप जल्दी जल्दी करें, ऐसे नहीं। कपालभाति करने के लिए 3 गति होती है। एक तो होती है धीमी गति, फिर मध्यम गति, फिर तीव्र गति। तीव्र गति कब करेंगे, जब आपका बहुत ज़्यादा अभ्यास हो जाएगा। उसके बाद में जब आपको पूरी तरह से एक लयबद्धता से कपालभाति करना भी बिल्कुल सरल लगेगा, तब आप तीव्र गति से कर सकते हैं। उससे पहले और जो स्वस्थ व्यक्ति हैं वही केवल तीव्र गति से कपालभाति प्राणायाम करेंगे, क्योंकि कपालभाति प्राणायाम हमारे कपाल पर तेज भाति यानी तेज लेकर आता है, और कपालभाति प्राणायाम से हमारी बॉडी में हीट बढ़ती है। इसीलिए स्वस्थ व्यक्ति उसे तीव्र गति से करेगा तो उसे और ज़्यादा शक्ति प्राप्त होगी। लेकिन अगर कोई बीमार और कमज़ोर व्यक्ति तीव्र गति से कपालभाति प्राणायाम करेगा तो क्या होगा कि उसे और ज़्यादा अशक्ति महसूस होगी। तो प्राणायाम बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त है, लेकिन अगर सही तरीके से किए जाए तब। अगर आप गलत तरीके से करेंगे और फिर कहेंगे कोई लाभ नहीं हुआ, तो ये तो गलत बात है। तो इस तरीके से आप ध्यान मुद्रा में बैठेंगे और 1 सेकंड में एक स्ट्रोक लगाते हुए कपालभाति करेंगे, धीमे धीमे, बिल्कुल धीमी गति से करेंगे। तो इस तरीके से बिल्कुल भी आपको पेट का मूवमेंट ऐसे पता नहीं चलेगा। ये कमजोर और बीमार व्यक्ति भी कर सकते हैं। जिनको हाइपरटेंशन, हाई बीपी रहता है, जिनको हार्ट डिजीज है, वो लोग धीमी गति से ही कपालभाति प्राणायाम करें। फिर मध्यम गति, जब मध्यम गति से कपालभाति प्राणायाम करेंगे तो आपका पेट थोड़ा अंदर जाता हुआ आपको महसूस होगा, और ये बिल्कुल सही गति है कोई भी नॉर्मल इंसान के करने के लिए। कोई भी स्वस्थ व्यक्ति जिसे कोई रोग नहीं है लेकिन वो अपनी रूटीन के हिसाब से कपालभाति प्राणायाम कर रहा है, तो वो इस गति से कर सकते हैं। उसके बाद आती है तीव्र गति। तो तीव्र गति कौन करेंगे, जो बहुत टाइम से साधक हैं, कपालभाति प्राणायाम करते हुए उनको काफ़ी टाइम हो चुका है, प्रैक्टिस हो चुकी है, वो लोग करेंगे। और तीव्र गति कैसी होती है, तो तीव्र गति से प्राणायाम करने के लिए आपकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए, अभ्यास होना चाहिए। अगर आपका अभ्यास नहीं है तो आप ज़्यादा देर तक नहीं कर पाएंगे। आप मुश्किल से 1-2 मिनट या 5 मिनट तक कर लेंगे, उसके बाद आपसे नहीं हो पाएगा। पेट में दर्द होने लगेगा या फिर सांसें टूटने लगेगी। लेकिन अगर अभ्यास होगा तो तीव्र गति से करना भी सरल होता है। अभी मध्यम गति से कपालभाति करते हुए आप इसको शुरुआत में 1 मिनट से 2 मिनट, फिर 3 मिनट करेंगे। उसके बाद में आप इसको बढ़ाते हुए 5 मिनट करेंगे। फिर जैसे आपको 1 सप्ताह हो जाएगा 5 मिनट करते हुए, फिर आप इसका अभ्यास बढ़ाते हुए 10 मिनट करेंगे। फिर जैसे 10 मिनट का अभ्यास आपका होने लग गया, 1 सप्ताह या 15 दिन हो गए,
फिर आप इसको बढ़ाकर 15 मिनट करेंगे। इस तरह से धीरे धीरे किसी भी प्राणायाम के अभ्यास को बढ़ाना चाहिए। अगर हम सोचें कि आज ही हम सवेरे उठे और हमने आधा घंटा कपालभाति करना है, तो ऐसे नहीं होता है। आपके शरीर की क्षमता धीमे धीमे बढ़ती है। जैसे एक छोटा बालक होता है, वो खाना खाता है, तो पहले शुरू में हम उसको थोड़ा सा खाना देते हैं, जब वो खाना खाना शुरू करता है, फिर उसको धीरे धीरे बढ़ाते जाते फिर करते करते एक छोटी कटोरी खाना खाने लगता है, फिर एक बड़ा जो एक बाउल होता है उतना एक प्याला भर के वो खाना खाना शुरू करता है, फिर धीरे धीरे हम उसको रोटी देना शुरू करते हैं। तो रोटी भी पहले 2 टुकड़े देंगे, फिर आधी रोटी देंगे, फिर 1 रोटी देंगे, इस तरह से धीरे धीरे बढ़ाते। वैसे ही कोई भी प्राणायाम का अभ्यास भी हमको धीरे धीरे ही बढ़ाना चाहिए। अगर हम एक साथ सोचेंगे कि एक साथ एक बच्चे को 1 रोटी खिला दे तो वो खा लेगा, नहीं खाएगा ना। वैसे ही हमारा शरीर भी एक साथ कोई प्राणायाम हम बोले कि हम तो आधा घंटा करेंगे आज, तो वो नहीं हो पाएगा। इसीलिए हमको धीमे धीमे उसका अभ्यास बढ़ाना चाहिए। और जैसे हम कपालभाति प्राणायाम करते हैं तब हमें लगता है कि थकान हो रही है, अब नहीं हो रहा है, तो क्या करना है, तो एक बार लंबी गहरी सांस भरनी है और धीमे धीमे छोड़नी है, फिर से अभ्यास शुरू करना है। फिर जैसे थक गए तो फिर लंबी गहरी सांस भरेंगे, फिर छोड़ेंगे, फिर से अभ्यास शुरू करेंगे। इस तरह से अगर आप 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक का अभ्यास करेंगे तो आप काफ़ी ज़्यादा देर तक, लंबे समय तक कपालभाति प्राणायाम कर पाएंगे। और हाँ, आपको ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है कि आपको बिल्कुल सीधा होकर बैठना है। ऐसे आपका मेरुदंड ऐसे सीधा रहना चाहिए, ऐसे नहीं गर्दन झुका के, ऐसे नहीं करना है, ये गलत है। इससे आपकी गर्दन पर, आपकी रीढ़ की हड्डी पर यहाँ पर प्रेशर आता है और आपको लाभ होने के बजाय हानि होती है कपालभाति प्राणायाम करने से। तो इसीलिए आपको बिल्कुल सही तरीके से सीधे बैठना है, गर्दन सीधी रखनी, कंधों को ऐसे झुकाना नहीं है, ऐसे सीधे बैठना है और फिर कपालभाति प्राणायाम करना है। देखिए, सिर्फ और सिर्फ मेरा जो पेट है वो हिल रहा है। ये हमारे पेट के सारे जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको एक्सरसाइज देता है ये प्राणायाम, और हमको एक अच्छी गट हेल्थ, यानी हमारे कहते हैं ना बड़े बुजुर्ग के पेट साफ पेट ठीक तो सब ठीक, पेट साफ तो रोग साफ। तो कपालभाति प्राणायाम करने से हमारे पेट के जितने भी रोग हैं वो सारे ठीक हो जाते हैं। दरअसल में कपालभाति प्राणायाम तो रामबाण की तरह है, इससे बहुत सारे रोग ठीक हो जाते हैं। और कई लोगों के तो कैसी कैसी शरीर में गांठें हो रखी थी, वो भी आधा घंटा कपालभाति प्राणायाम करने से ठीक हो जाती हैं। लेकिन वो डेली सुबह और शाम दोनों टाइम करना होता है और धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाना होता है। चमत्कारी तौर पर एक बार में अभ्यास नहीं बढ़ता है, कोई भी प्राणायाम हो। हाँ, आप बीच में दूसरे प्राणायाम कर सकते हैं, जैसे आप उज्जयी प्राणायाम कर लें, उद्गीत प्राणायाम कर लें, या फिर अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लें आप बीच में कपालभाति करते हुए, अगर आप थक जाते हैं तो। लेकिन लाभ ज़्यादा तब होगा जब आप एक साथ कपालभाति प्राणायाम को 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट का अभ्यास करेंगे। लेकिन उसको कैसे बढ़ाना है, तो धीरे धीरे, जैसे बच्चे को भोजन धीरे धीरे बढ़ाते वैसे ही कपालभाति का अभ्यास भी धीरे धीरे बढ़ाना है। सिर्फ कपालभाति ही नहीं, और कोई भी प्राणायाम है उसका अभ्यास हमें धीमे धीमे ही बढ़ाना चाहिए, एकदम से नहीं बढ़ता है कुछ भी। और ये ध्यान रखने के, जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि अपना ध्यान आप आज्ञा चक्र पे रखेंगे, तो वो करेंगे ऐसे। तो आज्ञा चक्र पे ध्यान रखना है, उसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ से ऐसे आंखें सिकोड़ लेंगे, नाक में छोड़ लेंगे, नहीं नहीं नहीं। आपको आज्ञा चक्र पे ध्यान रखना है बिल्कुल सहजता से, कि जैसे आपके आज्ञा चक्र में ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है, और आपको केवल और केवल सांस को बाहर छोड़ने में ध्यान देना है। हमारा शरीर बहुत चमत्कारी है, जैसे हम सांस बाहर छोड़ेंगे अपने आप सांस अंदर आ जाएगी। आपको ध्यान किस पे देना है, सांस बाहर छोड़ने पे। बहुत ही सरल प्राणायाम है और आप बिल्कुल आराम से कर सकते हैं, और इसको करने के लिए आपको कोई विशेष प्रयास लगाने की जरूरत नहीं है। आप सांस बाहर छोड़ेंगे, अपने आप सांस अंदर आएगी।
आप सांस बाहर छोड़ के भरें, बाहर छोड़ के भरें, ऐसा नहीं करना है। आपको सिर्फ सांस बाहर छोड़नी है और अपने आप सांस अंदर भीतर भर जाएगी। फिर अगली बार फिर आप स्ट्रोक के साथ सांस बाहर छोड़ेंगे। एक बात का ध्यान रखना है, स्ट्रोक के साथ सांस को बाहर छोड़ना है। जब आपका पेट अंदर जाएगा तो सांस बाहर आएगी, जब आपका पेट नॉर्मल होगा तब अपने आप सांस अंदर भर जाएगी। आपको केवल पेट को अंदर धकेलते हुए सांस को बाहर छोड़ना है, इतना ही ध्यान रखना है। आप अगर प्रयत्न पूर्वक वापस सांस अंदर भरेंगे तो आपको उतना लाभ नहीं होगा। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि आप सांस को बाहर छोड़ने पे ध्यान देंगे और पेट को अंदर धकेलने पे ध्यान देंगे। जैसे हमें खांसी आती है तो कैसे होता है, तो अपने आप पेट अंदर जाता है और सांस बाहर निकलती है। बिल्कुल वैसे ही आपको करना है, सांस अंदर भर के और एक बार लंबी गहरी सांस अंदर भर के फिर सांस बाहर छोड़ते जाना है, बाहर छोड़ते जाना है। इस तरह से आप जब कंटिन्यू करेंगे 15 मिनट तक तो आपके शरीर में जो इंटरनल ऑर्गन्स है वो सब, उन सबको आराम मिलेगा, एक्सरसाइज मिलेगी। जैसे हमारे मसल्स और पावरफुल होते हैं जब हम एक्सरसाइज करते हैं, वैसे ही हमारे इंटरनल ऑर्गन्स भी और पावरफुल होते हैं जब हम उनको एक्सरसाइज देते हैं। तो इससे बहुत सारे जैसे असाध्य रोग होते हैं, डायबिटीज़ हो गया, बीपी हो गया, फिर पेनक्रियाज की प्रॉब्लम हो गई, लोगों को आजकल प्रोस्टेट के प्रॉब्लम होते हैं, लेडीज़ को ओवरीज में सिस्ट हो जाते हैं, ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें इससे सॉल्व होती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसे गोली खाई तो जब तक गोली खाते तब तक उसका असर रहता है, वैसे ही आप प्राणायाम करेंगे तो उसका असर होगा, आप छोड़ देंगे तो असर खत्म। आप बोलेंगे कि ऐसा क्यों, तो ये योग जो है वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपने किया, आपको फ़ायदा हुआ, आपने छोड़ दिया, नहीं, ये हमारी दिनचर्या का हिस्सा है। तो हमें इसे हमारे रूटीन में शामिल करना है। जैसे हमें सांस लेना ज़रूरी है वैसे ही हमें योग अभ्यास करना भी ज़रूरी है। तो बस मेरी आपसे दरख्वास्त है कि योग करते रहें और खुश रहें। अच्छा, तो कपालभाति प्राणायाम कब नहीं करना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, सावधानी है ये सारी। जैसे आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी गर्भवती स्त्री गर्भावस्था के दौरान कपालभाति प्राणायाम ना करें। महिलाएं अपने खास दिनों में कपालभाति प्राणायाम ना करें। जैसे आपकी कोई बड़ी गांठ है और ऑपरेशन होने वाला है, बिल्कुल ऐसा है कि गांठ अब ख़त्म नहीं हो सकती किसी भी तरीके से, तो कपालभाति प्राणायाम ना करें। अगर छोटी मोटी गांठ है और डॉक्टर ने कहा है कि दवाइयों से ठीक हो सकती है, उस दौरान आप धीमी गति से कपालभाति प्राणायाम कर सकते हैं, तो उससे भी जो छोटी मोटी गांठें होती है वो अपने आप ख़त्म हो जाती है। और जिन लोगों को बहुत ज़्यादा हाई बीपी रहता है, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, वो लोग तेज़ गति से कपालभाति प्राणायाम ना करें। उनको बहुत धीमी गति से, बिल्कुल ऐसे करना है ताकि आपके पेट के ऑर्गन्स को एक्सरसाइज तो मिले लेकिन आपके हार्ट पर किसी भी तरह का प्रेशर ना आए। क्योंकि कपालभाति प्राणायाम की जब हम स्ट्रोक लगाते हैं तो वो डायफ्राम तक जाता है, लंग्स तक जाता है और उसका जो वाइब्रेशन है वो हार्ट तक भी आता है। तो हमारे हार्ट को सेफ रखने के लिए हमें बिल्कुल धीमी गति से कपालभाति प्राणायाम करना है। अगर किसी को हार्ट डिजीज़ है या फिर उसको हाइपरटेंशन या हाई बीपी की प्रॉब्लम रहती है तो उससे क्या होगा कि धीरे धीरे वो सब चीज़ें खत्म होती जाएंगी, क्योंकि हल्की सी वाइब्रेशन तो हार्ट तक पहुँचेगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि धीरे धीरे उसका फंक्शन स्ट्रॉन्ग होता जाएगा और वो ठीक होता जाएगा। अच्छा, अभी जिन लोगों का ऑपरेशन हुआ है, जैसे जो आजकल टेलीस्कोपिक ऑपरेशन होता है, दूरबीन से ऑपरेशन हुआ, तो उन लोगों को भी कपालभाति प्राणायाम नहीं करना है। कब तक नहीं करना है? 3 से 4 महीने तक नहीं करना है उनको। जैसे आप अपने डॉक्टर से पहले सलाह लेंगे, आप पता करेंगे कि सब अंदर से हील हो गया है, सब ठीक हो गया है, उसके बाद ही आप प्राणायाम करेंगे, वरना नहीं करेंगे। और जिनका कोई बड़ा ऑपरेशन हुआ है या फिर डिलीवरी हुई है, उसको अभी 6 महीने नहीं हुए हैं, तो उनको भी नहीं करना है। 6 महीने के बाद ही करना है, और वो भी अपने डॉक्टर से चेकअप करवाने के बाद, सब सही हो गया है कि नहीं ये जांच करने के बाद ही डॉक्टर से पूछ के कि अब आप एक्सरसाइज कर सकते हैं कि नहीं, कोई स्ट्रेस आएगा अगर बॉडी में अंदर तो कोई प्रॉब्लम होगी कि नहीं, तभी आप कपालभाति प्राणायाम करेंगे। उसके बिना करना नहीं है। और ऐसी सिचुएशन में आपको हमेशा कोई ना कोई योग शिक्षक के सानिध्य में ही इस तरह के प्राणायाम करने हैं। ऐसा नहीं कि आप अपने आप से कर रहे हैं।
कोई आपका योग शिक्षक हो आपके पास में, तो जैसे कुछ अगर प्रॉब्लम होती भी है तो वो आपको संभाल सकते हैं, समझा सकते हैं। कितनी देर करना है, कितनी देर नहीं करना है, वो भी वो आपको बता सकते हैं। बुखार होने पर कपालभाति न करें। तो आपको ये सावधानियां रखनी है और बिल्कुल आराम से, जिस तरीके से बताया है, जिसके लिए जो गति सूटेबल है, अपने शरीर के क्षमता के अनुसार जितना आप कर सकते हैं उसी हिसाब से प्राणायाम करें। एक साथ में तेजी से बहुत सारी देर तक नहीं करना है। ऐसा नहीं कि आज 5 मिनट किया और कल 10 मिनट कर लिया, नहीं नहीं, धीरे धीरे बढ़ाते जाएं। एक एक मिनट बढ़ाएं, जैसे 5 मिनट करते हैं तो 6 मिनट करें, 7 मिनट करें। इस तरह से धीरे धीरे 2-2 दिन पे आप थोड़ा थोड़ा टाइम बढ़ाते जाएं और 5 मिनट से 10 मिनट तक जाएं, फिर 10 से 15 तक। इस तरह से धीमे सावधानी के साथ में आप टाइम का काउंट बढ़ाते जा सकते हैं। जब थक जाएं तो लंबी गहरी सांस लेंगे 1-2 बार और फिर दोबारा से शुरू करेंगे, तो आपके लिए ये सहजता से करना आसान हो जाएगा। और इसके अलावा ये सावधानी रखनी कि जिसको कोई बहुत ज़्यादा पेट का रोग है, उनको जैसे अगर कर रहे हैं कंटिन्यू कपालभाति प्राणायाम और परेशानी होने लगे तो रुक जाना है। जैसे आपके शरीर में कोई परेशानी होती है तो रुक जाना है। ऐसा होता है शुरू में कि कंटिन्यू करते तो पेट में दर्द होता है, तो वो पेट में दर्द हो रहा है मतलब असर हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि फिर कि आप थोड़ा सा पेट में दर्द हुआ रुक गए, नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं करना है। आपको खुद समझना है कि आपको जो दर्द हो रहा है वो असहनीय हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, ऐसा कुछ हो रहा है, तो आपको शवासन में थोड़ी देर विश्राम करना है, उसके बाद फिर से शुरू करने की कोशिश करनी। अगर फिर भी परेशानी होती है तो किसी योग गुरु से या फिर आप अपने डॉक्टर से एक बार सलाह जरूर लें और उसके बाद ही आगे कंटिन्यू